हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2020। इस समय आपका पेपर चल रहा है सेट नंबर 4। कौन चल रहा है? सेट नंबर 4। और आपके 3 सेट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इस समय आपका चौथा सेट चल रहा है और आज इसका आपको तीसरा पार्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना? तो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझना है, क्योंकि ये जो आपका आंसर पेपर की सीरीज चल रही है ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि अब तक आपने जिस चीज़ को क्रम से पढ़ा था, जैसे कि मान लो आपने पोइट्री को पढ़ा तो पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा इस तरह से पढ़ा था। प्रोज को पढ़ा तो उसको भी ऐसे ही पढ़ा था। यानी कि जिन चीज़ों को अब तक आपने क्रम से पढ़ा था, बुक वाइज पढ़ा था या टॉपिक वाइज पढ़ा था, लेकिन अनसॉल्व से क्या होता है कि वो जो पढ़ाई होती है वो आपके पेपर के हिसाब से होती है। क्योंकि इसमें हम आपको पेपर के हिसाब से बताएंगे, क्योंकि पेपर के हिसाब से जब पढ़ोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। कैसे कि कभी कोई सा क्वेश्चन आ जाएगा, कभी कोई सा क्वेश्चन आ जाएगा, कभी सेंट्रल आइडिया आ जाएगा, कभी फिगर्स ऑफ स्पीच आ जाएगा, कभी पोइट्री आ जाएगी तो कभी प्रोज आ जाएगी। इस तरह से आपके जैसा कि पेपर में माहौल होता है उसी प्रकार से चलेगा। इससे क्या होता है कि हमारा जो कंसेप्ट होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। यानी कि जो भी डाउट्स होते हैं, क्योंकि क्रम में क्या होता है, क्रम में चीज़ें हमें याद रहती हैं, बट एग्ज़ाम में हमको क्रम में नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में तो कभी कोई सा टॉपिक आ जाएगा, कभी कोई सा आ जाएगा, इस तरह से दिया होगा। इस तरह से आपको अनसॉल्व के माध्यम से बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। यानी कि जो क्वेश्चन की नॉलेज है वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर स्टूडेंट रिवाइज एथॉन 2.2 और ये स्टूडेंट स्पेशली 5 डेज रिवीजन मैराथन क्यूरेटेड है, जो कि है लर्नर्स के लिए जो 9th से लेकर 12th क्लास में आते हैं। और स्टूडेंट ये स्टार्ट होगा 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8:30 बजे तक। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट क्लास 12 साइंस, क्लास 12 कॉमर्स, क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़, यहाँ पर पूरा टाइम टेबल लिखा हो स्टूडेंट। 10 से लेकर 12 फिजिक्स रहेगा, फिर बायोलॉजी रहेगा, फिर मैथ्स रहेगा। ये कॉमर्स में है ये सभी, ठीक है ना? ये सारी की सारी क्लासेज है स्टूडेंट, ये फ्री क्लासेज हैं और इसके लिए आप एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। और भी स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, 12th के साथ साथ स्टूडेंट ये 10th एंड 9th के लिए भी है। यहाँ पर आप पूरा शेड्यूल देख सकते हो स्टूडेंट, ये 10th वाला है और ये 9th के लिए है। और आगे स्टूडेंट 11th क्लास के लिए है। यहाँ पर आप पूरा 11th का देख सकते हो, ये क्लास 11 साइंस है और ये क्लास 11 कॉमर्स है। तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट, ये 5 डेज रिवीजन मैराथन डिजाइन है जो कि 9 से लेकर 12th के बच्चे रहते हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है और आप इसके लिए फ्री में एनरोल कर सकते हो। स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, अगर आप उसमें से किसी पर भी क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज होने लगेगा। थोड़ा सा आपको नीचे आना है स्टूडेंट, ये मैंने क्लास 12 साइंस के लिए खोल रखा है। मैं यहाँ पर एनरोल फॉर फ्री पर क्लिक करूंगा बच्चे लोग, तो यहाँ पर आप पूरा टाइम देख सकते हो स्टूडेंट। आप किसी पर भी, ठीक है ना, यहाँ पर आप लिखा हो ना एनरोल नाउ, इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। नीचे और भी हैं, आप किसी पर भी क्लिक कर देना। यहाँ पर स्टूडेंट आपको सबसे पहले करना है लॉगिन। तो मैं यहाँ पर अपना नंबर डालता हूँ, ठीक है ना। आप उसी तरीके से स्टूडेंट लॉगिन करोगे जिस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ, तब स्टूडेंट आपका ये जो कोर्स है आपका अनलॉक हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना नंबर डालोगे लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो नंबर पर क्या आएगा आप सभी जानते हो स्टूडेंट, OTP। क्या आता है? OTP। उसके बाद स्टूडेंट आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप स्टूडेंट वेरीफाई OTP पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, एनरोल नाउ पर आप क्लिक करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर सब इसको जरूर डालना है। यहाँ पर स्टूडेंट एंटर इनवाइट कोड मांगेगा, तो इसमें आपको डालना है स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी। तभी स्टूडेंट आपका ये जो कोर्स है अनलॉक हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अनलॉक पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे स्टूडेंट आप अनलॉक पर क्लिक कर दोगे, मैं इस पर कल अनलॉक कर रहा हूँ, तो हमारा आपके सामने पे क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी हमारी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2020 और सेट नंबर चल रहा है आपका 4। यानी कि 3 सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं और चौथे का ये मान लो ए सेक्शन चल रहा है। सेक्शन चल रहा है आपका ए, ये सेक्शन ए चल रहा है और ये इसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपका सेक्शन ए जो है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और फिर सेक्शन बी को आपको समझना होगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह समझना है इसको आपको, जिसमें हम 7वां और 8वां क्वेश्चन दोनों क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे आपके। तो 7वें क्वेश्चन में क्या है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन। यानी कि एग्जाम में आपको 3 पोएम दे रखी होंगी, 3 पोएम के नाम दिए होंगे और जिसमें से आपको किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा।
तो देखो यदि हम यहाँ पर तीनों को डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। इसीलिए हम केवल यहाँ पर आपका एक पोएम का सेंट्रल आइडिया ही डिस्कस करेंगे और बाकी जो दोनों हैं आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको केवल 2 ही याद करने हैं, क्योंकि जो आपका पहले नंबर का है वो एग्जाम में से हटा दिया गया है, जिसलिए आपको ये तो पढ़ना ही नहीं है। आपको केवल 2 ही करने हैं, जिसमें आपका दूसरा है माई हेवन, यानी कि जिसे रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस तरह से ये लास्ट का है आपका द सॉन्ग ऑफ द फ्री। तो देखो हम आपको बता चुके हैं कि जो पेपर का जो तरीका होता है वो सेम ऐसे होता है, यानी कि वो 3 देगा तो एक तो आपका कहाँ से देगा, शुरू में से देगा, और फिर एक बीच में से और एक लास्ट में से, ऐसे ही दिया है। ये उसने शुरू में से दे दिया। अब ये एग्जाम में नहीं है तो इसकी जगह आपको पहले चैप्टर का दे देगा, या फिर दूसरा ट्रिब्यूटी का दे देगा, या फिर तीसरा आपका जो भी है उनकी ऑन ब्लाइंडनेस उसका दे देगा, और अंत में से देगा तो देखो उसमें बीच में से उसने माई हेवन का दे दिया है, और ये लास्ट में से उसने द सॉन्ग ऑफ द फ्री से दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो हमने तरीका बताया था उसके बेस पर आप बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। और एक और बात हम आपको बता देते हैं, यानी कि यदि आप एक और तरीका इसमें अपनाओगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। सपोज देन जैसे कि हमने बताया था कि कोई सी 3 शुरुआत के कर लीजिए, तो आप शुरू के 3 में तो आप एक्सप्लेनेशन कर लें और बाद के 3 में क्या कर लें, आप सेंट्रल आइडिया कर लें, या फिर बाद के 3 में आप एक्सप्लेनेशन कर लें और शुरू के 3 में आप सेंट्रल आइडिया कर लें। इस तरह से कर लोगे तो आपके दोनों ही क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छी तरह से उसमें मिल जाएगा आपको। तो आपको ज़्यादा कुछ ना हो तो आपको जिनके जो एक्सप्लेनेशन होता है वो तो आपको तैयार करना ही है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि एक्सप्लेनेशन के बेस पर आप सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हैं। हमने आपको बताया था तरीका, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आपको एक्सप्लेनेशन तो अच्छी तरह से याद करना ही है और उसकी पहचान भी अच्छी तरह से आपको पहचाननी है। हमने आपको पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छी तरह से आपको बता दिया है और प्लेलिस्ट में जाके आप किसी को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो आपकी 3 पोएम दे रखी हैं। एक बार मैं क्वेश्चन को आंसर के माध्यम से पढ़ देता हूँ, जिससे कि ऐसा हो तो आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि जो निम्नलिखित पोएम दे रखी हैं उसमें से किसी एक का लिखना है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि 3 पोएम हैं आपकी, फ्रॉम एन लिटरेरी कंट्री चर्चयार्ड और माई हेवन एंड सॉन्ग ऑफ द फ्री। तो इस तरह से आपको इसमें से एक का करना है। तो ये आपके एग्जाम में है नहीं तो इसे तो आप कट कर दोगे, ठीक है। ये तो आपके एग्जाम में है ही नहीं, इसकी जगह कोई शुरुआत में से आ जाएगा। अब आपको माई हेवन या सॉन्ग ऑफ द फ्री को डिस्कस करना है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो द सॉन्ग ऑफ द फ्री को करेंगे, और माई हेवन का यदि आपको याद करना है तो आप लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसका वीडियो आपको ऑलरेडी इसमें मिल जाएगा। और इसमें 3 दे रखे हैं, 3 में से हमने एक को डिस्कस किया है, तो देख लेते हैं इसको और समझ लेते हैं कि कैसे कैसे इसको लिखा है। और बहुत ही इजी, बहुत ही सरल भाषा में लिखा है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कविता के मुख्य बिंदु कह सकते हैं आप। तो इन द पोएम यानी कि कविता में। अब कविता में क्या है, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, कौन सी कविता, द सॉन्ग ऑफ द फ्री कविता में क्या है, स्वामी विवेकानंद, जो इसके आपके पोइट हैं स्वामी विवेकानंद हैं। तो इस तरह से देखो, यदि हम इस तरह से लिखते हैं तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव क्या पड़ता है कि देखो इसमें दोनों चीज़ डिस्कस हो गई, उसको पोएम का नाम भी पता चल गया और उसको पोएट का नाम भी पता चल गया, ठीक है। इस तरह से वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाएगा कि मैंने तो सिर्फ सेंट्रल आइडिया पूछा था और इन्होंने तो मुझे पार्ट की और बढ़िया जानकारी दे दी, चैप्टर का नाम, पोएम का नाम भी बता दिया है और पोएट का नाम भी बता दिया है, तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वैसे आप बिना इसके भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इनका नाम ही इसमें इंडिकेट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन करने से कुछ न कुछ फ़ायदा ही होता है मार्क्स में। जहां आपको वो 5 नंबर देने की सोच रहा होगा वो 6 नंबर तक आपको दे सकता है, ठीक है। हाँ, सेज यानी कि कविता द सॉन्ग ऑफ द फ्री में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट की द ह्यूमन लाइफ
यानी कि मनुष्य का जो जीवन है, मानव का जो जीवन है, इज फुल ऑफ, जो भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है? डिफ़िकल्टीज, परेशानियों से भरा हुआ है, पेन्स, कष्टों से भरा हुआ है। यानी कि जो मनुष्य का जो जीवन है, जो मानव का जो जीवन है, वो किससे भरा हुआ है? कष्टों से भरा हुआ है। ये बात किसी हद तक ठीक है ना, क्योंकि अक्सर कुछ लोग मान लेते हैं कि चलो यार, दुखों को नहीं मानते हैं कि चलो हमारे तो नसीब में था, ऐसा था, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो कष्ट ही होते हैं। और तो इस तरह से कवि ने कहा है कि मनुष्य का जो जीवन है वो परेशानी और कष्टों से भरा हुआ है, बट लेकिन वी शुड नॉट लीव राइट पथ, लेकिन उसे सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये बात सही कही है कि बेशक हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे कष्ट हैं, लेकिन हमको जो सही रास्ता है वो नहीं छोड़ना चाहिए। बट वी शुड नॉट लीव द राइट पथ। तो बहुत ही हमने देखो सरल भाषा ली है, बहुत ही इजी लैंग्वेज ली है, और आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। वन, यानी कि एक व्यक्ति, हु हैज़ फेथ इन गॉड, एक व्यक्ति जिसका भगवान में विश्वास है, एक व्यक्ति जो भगवान में फेथ रखता है, विश्वास रखता है, ही शुड नेवर एफ्रेड, उसे कभी भी क्या नहीं चाहिए? उसे कभी भी एफ्रेड, भयभीत या परेशान नहीं होना चाहिए। ऑफ सॉरो, किससे? दुखों से, यानी दुख या परेशानी में उसे कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। सॉरो, डिफ़िकल्टीज, किससे? परेशानियों से। एंड हार्डशिप ऑफ द लाइफ, और जीवन के जो कठिन पल हैं, जीवन की जो कठिनाई हैं, उनसे उसको बिल्कुल भी क्या नहीं होना चाहिए? भयभीत नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। तो अच्छी बात कही है। तो देखो पोएम से कुछ ना कुछ इंस्पायर मिलता है, कुछ कुछ प्रेरणा मिलती है देखा जाए तो। वी शुड हैव डेफिनेट गोल, यानी कि हमारा एक निश्चित क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारा एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। और वैसे हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है, और बिना लक्ष्य के कार्य करना ही बेकार है मेरे हिसाब से। तो सपोज जैसे कि आप इस समय इंटरमीडिएट में हैं, तो आपका भी लक्ष्य होगा कि हमें 90 प्लस के पास जाना है, हमें 95 लाना है, कि 92 लाना है। तो इस तरह से आपने अपना एक गोल बना लिया होगा, तो अब गोल के हिसाब से आप मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि जब व्यक्ति गोल बनाता है, कोई अपना लक्ष्य बनाता है, तो उसको उसी हिसाब से चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लक्ष्य बना लिया हमने कि हम 100 में 100 लाएंगे, लेकिन और पढ़े नहीं, आप 1 घंटा भी, 2 घंटा भी, 3 घंटा पढ़ते हैं, तो ऐसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर आपको 95 के समथिंग लाना है, तो कम से कम आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है, ठीक है। एंड वी शुड मार्च फॉरवर्ड, और हमें आगे बढ़ना चाहिए, टू अचीव आवर गोल, और हमें हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? हमें आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने से मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने जो लक्ष्य अपना चुना है, हमें उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी हमको वो अचीव हो सकता है, अदरवाइज नहीं। द मेन पर्पज, और मुख्य उद्देश्य है ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि मानव का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू अचीव, प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? गॉड, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करना। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हाँ भगवान हमें मिल जाए। मेरा मतलब भगवान से मिलने से नहीं है, यानी भगवान की कृपा हो जाए हमारे ऊपर। अरे भगवान कहीं कोई किसी को मिलता है? नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कवि का भाव क्या है कि भगवान की हम पर अच्छी कृपा हो जाए, जो हमारा दुख है, जो कष्ट है, वो दूर हो जाए। तो लेखक का भाव है, क्योंकि पोएम का मतलब ही यही होता है, कल्पना करना, यानी कि कल्पना में व्यक्ति खो जाता है और अपने कल्पना के हिसाब से ही सोचता है। तो पोएम का भाव ही यही होता है कि कुछ कहा जाए और कुछ समझा जाए। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अर्थ इसका नहीं निकलता है, तभी तो स्टूडेंट इसको नहीं पहचान पाते हैं और इसकी हिंदी करने में भी परेशानी होती है, क्योंकि इसका पॉइंट टू पॉइंट अर्थ नहीं होता है, ये सेंस पर चलती है। ये तो आपको पता होगा, हमने अपने प्रत्येक पोएम को बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया था। और यदि किसी पोएम को आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख लें, और आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो आवर हार्ट, हमारा जो हृदय है, कुड बी फॉरसेक टू अस, यानी कि हमारा जो हृदय है वो हमें छोड़ सकता है, हमें त्याग सकता है। एक दिन होगा ऐसा कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, वो हमें छोड़ सकता है, बट लेकिन वी शुड नेवर
डिसअपॉइंट इन आवर लाइफ, लेकिन हमें कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होना है। भले ही हमारा हृदय हमें छोड़ दे, लेकिन हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि जब निराश हो जाओगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होने का है। यानी कि अपना जो गोल है, अपना आपका जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। भले ही चाहे कुछ कमी हो जाए, कुछ कमी रह जाए, लेकिन हमें कुछ अपनी तरफ से कमी नहीं करनी है, जिससे कि हमें स्वयं ये सोचना पड़े कि हमने मेहनत कम की थी। तो इस तरह से आपको देखो बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा, और हमने बहुत ही इजी वर्ड लिए हैं और बहुत ही इजी सेंटेंस लिए हैं, ताकि आसानी से आप उनका हिंदी कर सकें और हिंदी के बेस पर भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। और देखो बाकी का जो माई हेवन का है, अब हम इसको भी यहाँ डिस्कस करते तो फिर आपके ये फिगर सब्स्टिट्यूट नहीं आ पाते। तो इस तरह से आप, अगर आपको माई हेवन का देखना है तो आप लिस्ट में जाके इसको देख लीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार 6 बार देख लीजिए, जिससे कि आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका 8वां क्वेश्चन, राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन, यानी किसी एक की परिभाषा लिखिए, एंड 2 एग्जाम्पल, और 2 क्या लिखिए, 2 उदाहरण लिखिए। किसके, यानी कि जो फिगर्स ऑफ स्पीच आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन पेपर में। तो एक बार मैं इसके क्वेश्चन को देख लेता हूँ ताकि पूरी तरह से आपकी समझ में आ सके। वैसे तो जिन स्टूडेंट के पास होगा वो तो देख ही लेंगे, बट जिनके पास नहीं है उनको तो बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सब नहीं खरीद सकते हैं, सब पॉसिबल नहीं है। तो को देख लीजिए, राइट द डेफिनेशन, राइट में से लिखिए, द डेफिनेशन में इस परिभाषा लिखिए, ऑफ एनी वन, किसी एक की, ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच, निम्नलिखित अलंकारों में से, विद 2 एग्जाम्पल, और उसके 2 उदाहरण भी लिखिए। तो देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चनों को तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करना है। तो देखो मैंने इसमें आपको एक तरीका बताया था कि आप क्या करोगे, आप शुरू के 4 या फिर पीछे से 4 ले लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको शुरू के 4 करने हैं। अब जिस स्टूडेंट को पीछे से अच्छी तरह से याद हो रहे हैं तो पीछे से 4 ले लीजिए, पीछे से 4 ले लीजिए या आगे से 4 ले लीजिए, ठीक है। 4 की डेफिनेशन अच्छी तरह से, और उनके कम से कम 3 एग्जाम्पल आप उनके याद कर लीजिए, याद करके साइड में रख दीजिए, बस इतना आपको करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो नंबर होते हैं, कहा जाए कि फ्री के से नंबर होते हैं, बट ऐसे क्वेश्चनों से क्या बेनिफिट मिलता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आना है। हो सकता है कि कुछ जो हम नहीं याद कर पाए, अब एक्सप्लेनेशन याद किया वो दूसरा आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला किया था वो तीसरा आ गया, ऐसा हो सकता है, बट ऐसे क्वेश्चन में नहीं हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छी तरह तैयार करोगे, जैसे कि एग्जाम में दिखाई दे फौरन सबसे पहले इसको लिख दोगे, ठीक है। और इसमें स्पेलिंग सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह से इसको करोगे। तो देखो, राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन एंड 2 एग्जाम्पल, यानी किसी एक की परिभाषा लिखिए और 2 एग्जाम्पल लिखिए। तो मैंने आपको कहा है कम से कम आप 3 एग्जाम्पल याद करोगे, क्योंकि पेपर टाइम में क्या होता है, स्टूडेंट अक्सर भूल जाते हैं एग्जाम्पल को, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है दिमाग पर कि ये करें कि वो करें, क्या करें क्या ना करें, है ना। इस तरह से 3 एग्जाम्पलों के अगर आप एक भूल भी जाते हो तो बाकी 2 को तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पहला है, देख लेते हैं क्या, सिमिली है, और फिर हाइपरबोल, फिर ओनोमेटोपोइया। तो देखो हम तीनों को डिस्कस नहीं करेंगे, बट इसमें हम 2 को डिस्कस करेंगे, और आपको तीसरे को देखना है तो आप लिस्ट में जाके इसको देख लीजिए 2 बार अच्छी तरह से, तो बढ़िया तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्या है, सिमिल, जिसको है सिमिली बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम उपमा। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। तो ए सिमिली, ई नहीं लगा, ठीक, ओके। तो ए सिमिली इज ए कंपैरिजन, यानी कि सिमिली में क्या होता है, एक सिमिली में एक तुलना होती है, क्या होती है, कंपैरिजन, तुलना होती है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, 2 वस्तुओं की। यानी कि सिमिली में क्या है, ए सिमिली इज एक कंपैरिजन, यानी कि एक उपमा क्या है, उपमा क्या है, बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, जिसमें 2 वस्तुओं की क्या होती है, कंपैरिजन, तुलना होती है, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, और कैसी वस्तुएं हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की। तो कह सकते हैं कि सिमिली में 2 भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना होती है, विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन, और जिसमें क्या होता है, जिसमें कम से कम एक शब्द की क्या है, समानता पाई जाती है। एक शब्द कैसा होता है, कॉमन होता है। तो एक शब्द की क्या समानता पाई जाती है, द वर्ड्स, यानी कि शब्द एज, लाइक और सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। तो इसमें जो शब्द होते हैं हमारे, कौन शब्द होते हैं,
एज है, लाइक है और सो है, इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इनका प्रयोग कंपैरिजन यानी कि तुलना दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है और एग्ज़ाम में ज़रूर आती है ये। तो देखो हमने आपको बताया था किस तरह से करना है, तो पहले इसको क्लियर कर ले जब आपको बताएंगे इस बारे में। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो हमने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, बट आपको कम से कम 2 तो आपको यानी 3 लिखे, तीनों ही याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर एग्जाम में भूल जाते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं, इसलिए तीनों को ही याद करोगे। और एग्जाम्पल याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे हिसाब से 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा आसानी से। तो देख लेते हैं, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, यानी कि जीवन क्या है? एक स्वप्न की तरह है, एक सपने की तरह है। तो क्या आ गया इसमें? लाइक आ गया, पहचान लिया आपने। और देखो यहाँ पर लाइफ की तुलना किससे हो रही है? ड्रीम से हो रही है। ठीक है, तो जीवन अलग है, ड्रीम अलग है, तो भिन्न वस्तुओं की तुलना हो रही है इसमें। देख लेते हैं आगे, माई लव, मेरा प्यार, इज लाइक ए रेड रोज, कैसा है? रेड रोज की तरह है। तो यहाँ लव की तुलना किससे हो रही है? रेड रोज से हो रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, ही फॉट यानी वह लड़ा, लाइक ए लॉयन, किसकी तरह? शेर की तरह। तो उसकी तुलना किससे हो रही है? शेर से हो रही है। तो इसमें तुलना हो रही है, और तुलना के जो वर्ड हैं वो भी आपको दिए हुए हैं इसमें। देखो तुलना के वर्ड दिए हुए हैं, जब तुलना के वर्ड दिए हुए हैं तो क्या है? सिमली हो गया। तो बहुत ही आसानी से कर सकते, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मैंने बताया था कि शुरू के आप 4 करोगे, तो देखो एक आप में शुरू में इसका मिल गया और लास्ट में आपके करो तो इधर से ये मिल गया, ये तो बीच वाला है। ठीक है, जैसे कि आप शुरू के 4 करोगे तो एग्ज़ाम में आपको 2 भी मिल सकते हैं, ये नहीं है कि आपको एक ही मिले, 2 भी मिल सकते हैं। बट ये बहुत ही नुकसान वाला वो होता है, बेनिफिट होता है कि जब हमने याद किए और उसमें से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे याद करे हुए, तो बड़ा नुकसान हो जाता है। कहा जाए कि कम से कम 1 मिनट का नुकसान हो ही जाता है। सपोज देन मान लो आपके इसमें 2 याद करे हुए आ जाएं, तो उस समय आप अपनी 1 मिनट तो खराब कर ही दोगे। इसको करूं कि इसको करूं, क्या करोगे? इसको लिखूं कि इसको लिखूं, सोचोगे इसके एग्जाम्पल मुझे कम याद हैं, इसके एग्जाम्पल सही याद हैं, फिर सोचोगे अरे इसकी डेफिनेशन मुझे अच्छी तरह से याद है लेकिन इसकी डेफिनेशन कम याद है। इस तरह से आपके दिमाग में ये उलझन पैदा हो जाएगी और आप कम से कम अपनी 1 मिनट खराब कर लोगे। और जब आपका याद करा हुआ एक ही आएगा, जब आपका याद करा हुआ एक ही आएगा तो फट से आप उसको हेडिंग को डाल के लिखना शुरू कर दोगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करोगे। सपोज देन जैसे कि मान लो आपने ये पीछे से याद किया था तो ये मिल गया, आपको 1 मिल गया, तो आप क्या करोगे? खट से नंबर 3 डाल के और उसकी डेफिनेशन डाल के लिखना शुरू कर दोगे। समय खराब बिल्कुल नहीं होगा। समय खराब कब होता है? जब 1 से ज़्यादा क्वेश्चन इच्छा वाले आ जाते हैं। तो ठीक है, इस तरह से मैं चाहता हूँ कि इच्छा वाला आपको एक ही क्वेश्चन मिले जिससे कि आपका समय खराब कम से कम हो। ठीक है ना, लेकिन अगर 2 आ जाते हैं तो फिर आपको समय ज़्यादा खर्च नहीं करना है, जल्दी से लिखना शुरू कर दें, भले उसमें आपसे थोड़ा बहुत कुछ हो जाए, जल्दी से उसमें वो करना है कि हाँ ये हमको अच्छी तरह से आता है, ये अच्छी तरह से आता है। तो देखो अगला दूसरा देख लेते हैं, हाइपरबोल। क्या है? हाइपरबोल। हाइपरबोल, हाइपरबोल यानी कि हाई मिस ज़्यादा बोलते हैं ना, और बोल मिस ज़्यादा। तो देखो इसके भाव से पता चल रहा है कि अतिशयोक्ति, जिसमें क्या होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कहा जाता है, उसको हम अतिशयोक्ति बोलते हैं। तो क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। डेफिनेशन देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन ही आपको लिखनी है। तो इन हाइपरबोल यानी कि एक अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? थिंग्स, वस्तुओं को आर शोन दिखाया जाता है, यानी कि इन हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि थिंग्स मीन्स वस्तुएं या चीज़ें कह सकते हो, वस्तु चीज़ों दिखाया जाता है एज ग्रेटर यानी बहुत ज़्यादा बड़ा, महान कह सकते हैं, और लेस या बहुत ज़्यादा बेकार दिखाया जाता है, और या बेटर यानी कि बहुत अच्छा, और बोर से यानी कि बहुत ज़्यादा बुरा, देन दे रियली आर जो उनकी वास्तविक स्थिति है। यानी कि इस अलंकार में क्या होता है कि वस्तुओं को या तो बहुत अच्छा दिखाया जाएगा या बहुत ही बेकार, है ना, या बहुत ही बढ़िया या बहुत ही बेकार दिखा देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से इसमें दिखाया जाता है, जिससे क्या करना है, जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार है। बट पहचानने से कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि पहचानने का तो टॉपिक अब एग्ज़ाम में आता ही नहीं है। पहले आते थे आपका, यानी कि पहले क्वेश्चन आता था, कई एग्जाम्पल दिए होते थे, उसमें से आपको
चुनना होता था कि ये सिमली है, ये मेटाफर है, ये इस तरह से। बट ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आता है, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। द वेव्स यानी कि लहरें रोज़ उठ रही थी या उठ गई थी माउंटेन हाई, पर्वतों से भी ऊंची। ऐसा हो सकता है कि लहरें पर्वतों से ऊंची हो जाए? नहीं हो सकता, लेकिन इस अलंकार में ऐसा बताया जाता है बड़ा चढ़ा के। ठीक, आगे देते हैं। रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियां बह गईं, ब्लड मीन्स बहना, यानी खून की नदियां बह गईं इन द बैटल, किसमें? युद्ध में, यानी युद्ध में खून की नदियां बह गईं। ऐसा नहीं हो सकता है, बट इसमें बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। खूनों की नदियाँ कभी नहीं बहती। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि ज़्यादा लोग मारकाट होगी तो नदियाँ क्यों नहीं, फिर भी खून निकलेगा ही नहीं कि नदियों की तरह बहने लगे। सी वेप्ट, वह रोई, ओशिन्स ऑफ टीयर्स, और क्या हुआ? ओशन में से होता है सागर या समुद्र बोलते हैं, यानी वह रोई और आंसुओं से क्या हुआ? आंसुओं का सागर बन गया या सागर भर गया, ऐसे कह सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई रोए और उसके आंसुओं से सागर बन जाए या सागर बह जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा महान या बहुत ज़्यादा बेकार या बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा बुरा दिखाया जाता है, जो उनकी वास्तविक स्थिति होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हाइपरबोल बोलते हैं। अब आपका उसमें तीसरा रह गया है। तीसरा है आपका ओनोमोटोपोइया, यानी कि ध्वनि। तो देखो, इसको आपको अगर देखना ही है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं और इसकी डेफिनेशन को भी याद कर सकते हैं, और उसमें आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा अनसॉल्व पेपर का क्लास, जिसको अभी आपने समझा। तो इसमें हमने 7वां और 8वां क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो इसके साथ कह सकते हैं कि आपका जो सेक्शन ए का पोर्शन है वो समाप्त हो गया है, और अगले वीडियो में हम इसका सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे, जो सेक्शन बी में आता है। सेक्शन ए की अपेक्षा सेक्शन बी जो होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसमें समझने के टॉपिक ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, इसलिए उसको टॉपिक को यदि आप पढ़ के आओगे तो आपकी समझ में बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगा। वैसे आप इसको पढ़ के आते होंगे तो आपकी समझ में बहुत बढ़िया आता होगा, क्योंकि पढ़ने से क्या है, एक तरह से रिवीजन हो जाता है। वो चीज़ हमको अगर उसमें कोई डाउट भी होगा, कोई कुछ वर्ड नहीं आ रहे होंगे, तो वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो को 2-3 बार देखोगे, ताकि आपका जो भी दिक्कत हो वो क्लियर हो सके। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और भी विद्यार्थी इसी से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।